और मेरे ख्याल सूरज साहब ने सबके नाम ले दिए, तो मेरी तरफ से लिए मान लो, किसी का छूट जाएगा, किसी का फिर रोला रहेगा, तो अच्छी बात नहीं। ठीक है, गांव के बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। इस देश के अंदर 1947 के अंदर आजादी आई और तब से लेके 2019 तक जितनी भी सरकारें आई, उन सब सरकारों ने और सब पार्टियों ने, किसी ने देश को थोड़ा कम आगे बढ़ाया, किसी ने थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ाया, देश के संविधान के हिसाब से काम किया, देश के लोकतंत्र को कायम रखा। परंतु अब नरेंद्र मोदी की सरकार देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाह रही है, देश के संविधान को तोड़ना चाह रही है, और इसीलिए इंडिया गठबंधन बना। आप सोचते होंगे कि भाई अलग अलग विचारधारा के लोग इकट्ठे कैसे हुए? इकट्ठे इसलिए कि सबसे ऊपर देश है। हमारे मेवा सिंह जी के, हमारे सूरज साहब के, हमारे सैनी साहब के, किसी के भी मतभेद हो सकते हैं, परंतु देश से ऊपर कुछ नहीं है। इसलिए गठबंधन हुआ, नाम इंडिया रखा गया। ये कैसे खराब कर रहे हैं, मैं सबसे पहले आपको ये बात बताता हूं। सारे देश के अंदर एक खबर थी कि भाई मोदी की मशीनों में गड़बड़ी है। ये खबर सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और बहुत सुंदर फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव आयोग का नियुक्ति करने वाला पैनल निष्पक्ष होगा तो वो ईमानदार लोगों की नियुक्ति करेगा, और जब ईमानदार लोगों की नियुक्ति करेगा तो देश के लोग विश्वास करेंगे। उनका फैसला था, 3 आदमियों का पैनल बनाया, एक देश का प्रधानमंत्री, एक लोकसभा में विपक्ष का नेता और एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ये तीनों ऐसे लोग हैं जो मिल नहीं सकते और बहुमत से फैसला होगा। परंतु नरेंद्र मोदी ने इस फैसले को पलटा और इन्होंने फैसला किया कि एक प्रधानमंत्री, एक उसका मंत्री और एक नेता विपक्ष, मतलब 2 आदमी बीजेपी के और एक विपक्ष का। तो ये तो जब 3 में से 2 अपने कर लिए तो बाकियों का दरोगा खत्म कर दिया इन्होंने। ये वहां में अपनी मर्जी से जिस मर्जी को अपॉइंट करो, जो मर्जी बेईमानी कराओ। अब स्थिति यही हुई। इन्होंने चुनाव से ठीक 10 दिन पहले घोषणा होने से देश के मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा कराया और अपनी मर्जी से नया आदमी अपॉइंट किया। ये संविधान की गरिमा के विरुद्ध है, सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कम करने वाला फैसला है। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री के और मुख्यमंत्री के काम बटे हुए हैं। वो अपनी मर्जी से काम करता है, वो अपनी मर्जी से काम करता है, वो देश के लिए काम करता है, वो राज्य के लिए काम करता है। कभी मुख्यमंत्री गिरफ्तार नहीं हुआ। डरती हुई बीजेपी ने, कायर नरेंद्र मोदी ने हार से डर के कारण दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, जो 3 बार चुनाव में मुख्यमंत्री था। दूसरा मुख्यमंत्री झारखंड का हेमंत सोरेन गिरफ्तार किया। ये बिल्कुल संविधान के विरुद्ध है। ये लोकतंत्र की भी हत्या है। ये बाबा साहब का जो बनाया हुआ संविधान है उसको तोड़ने का प्रयास है कि सारी पावर केंद्र ले ले और राज्यों को जब मर्जी चाहे गिरफ्तारी कर ले। ये इस हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ था, पहली बार हुआ है। तीसरी बात, चुनाव में बराबरी का मौका मिलता है, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो।
परंतु इन्होंने पहली बार इस देश के अंदर ऐसा हुआ है, चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसके बैंक खाते सील कर दिए कि कहा तुम बिना पैसे के लड़ो। ये भी संविधान की हत्या है। ये लोकतंत्र को मारना चाहते हैं, साफ चुनाव नहीं चाहते, निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहते। अब मैं बात करूं हरियाणा की, या पहले मोदी जी की बात कर लेते हैं। देश का प्रधानमंत्री होकर झूठ बोलना शोभा नहीं देता। पहले इन्होंने बोला भाई 15-15 लाख रुपए हर आदमी को देंगे, इतना काला धन पड़ा है, चवन्नी किसी को नहीं दी। फिर उन्होंने बोला 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, हर घर में पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार बैठा है, किसी को नहीं दिया। फिर इन्होंने बोला तीसरा झूठ 2022 तक किसान क्या है डबल कर देंगे। कर्जा बढ़ गया है तो डबल नहीं हुई। चौथी झूठ बोली जब किसान 750 किसानों ने शहादत दी तो ये बोला कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाऊंगा। संसद में एक भी दिन नाम नहीं लिया। तो प्रधानमंत्री पद पे आकर झूठ बोलता है तो लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है। आज अगर मैं ये बात करूं, इस देश के अंदर किसानों की सबसे ज्यादा बेइज्जती अगर किसी सरकार ने करी है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने करी है। 1.25 साल किसान बॉर्डर पे बैठा, 3 काले कानून बना के खेती और जमीन ये अडाने के गिरवी रखवाना चाहता था। किसानों ने इस बात को समझा, एक लंबा संघर्ष किया। उस लंबे संघर्ष में आंधी, बरसात, तूफान, ओले सब ऊपर से गुजरे, परंतु किसान ने बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। बीजेपी ने उनको कभी आतंकवादी कहा, कभी खालिस्तानी कहा, कभी उपद्रवी कहा, कभी आंदोलनजीवी कहा। सड़कें खुदवा दी, भाले गड़वा दिए, आंसू गैस छोड़ी, लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, ट्रैक्टर जब्त कर लिए। परंतु मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, ये टेलीविजन वाले भी सामने खड़े हैं, एक ऐसा उदाहरण बताओ आदमी के चोट मारना तो दूर, इन किसानों ने किसी चिड़िया के बच्चे को भी पत्थर मारा हो। आपने इनको क्यों आतंकवादी कहा, क्यों खालिस्तानी कहा, क्यों उपद्रवी कहा? ये इतिहास याद रखेगा। 750 किसानों की शहादत मिली और उसके बाद भी आप झूठ बोल के आंदोलन तो हुआ गए। दोबारा जाने लगे आपका वायदा याद कराने के लिए। फिर हरियाणा सरकार ने पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसा बॉर्डर बना दिया। सुखकरण किसान की गोली मार के हत्या कर दी। ये बहुत शर्म की बात है। किसानों के साथ जितना दुर्व्यवहार इस बीजेपी सरकार ने किया आजादी हिंदुस्तान के अंदर, आज तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया। देश की बहन बेटियों की बेइज्जती जितना मोदी सरकार ने की है, आज तक किसी ने नहीं की। मणिपुर के अंदर 1.25 साल से मणिपुर की बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया गया। संसद में शोर मचा, आप नहीं बोले एक शब्द भी, ना ही आप मणिपुर गए। देश की पहलवान बेटियों को जंतर मंतर पे बैठना पड़ा आपके सांसद ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ। आपने रिपोर्ट नहीं लिखी, बेटियां सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पे एफआईआर तो लिखी गई, परंतु आज तक आपने उसको गिरफ्तार नहीं किया और संसद में दोबारा जाने के लिए उसके बेटे को टिकट दे दी। पेवा में मंत्री संदीप सिंह ने जूनियर कोच का जो हाल किया, किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिर आ गया जवान के साथ जो दुर्व्यवहार बीजेपी की सरकार ने किया, आज तक किसी ने नहीं किया। जवान हर घर के अंदर पढ़ा लिखा बेरोजगार बैठा हुआ है, नौकरी आप देते नहीं हो। 47 बार आपने पेपर लीक कराया,
और बेरोजगार बच्चा या तो नशे की दुनिया में चल पड़ा, या अपराध की दुनिया में चल पड़ा, या अपने दादा लाई जमीन बेच के विदेश चला गया। और घर के अंदर बूढ़े माँ बाप जब होली दिवाली गुरु पर्व जब मनाना पड़ता है तो वीडियो पे अपने पोता पोती का मुंह देख के मन के अंदर थोड़ी शांति करते हैं। आपने बेरोजगार करके परिवारों को भी अलग कर दिया। नशे का कारोबार भाजपा के राज में सबसे ज्यादा पनपा है। नशे के कारोबार भाजपा के संरक्षण के अंदर हो रहे हैं। हर घर के अंदर, हर गांव में नशा फैल गया। पहले पता नहीं होता था, अब पता नहीं चिट्टा, अफीम, स्मैक, चर्च, पता नहीं क्या क्या नशे चल पड़े हैं। गांव में हम जाते हैं तो एकांत की जगह में सिरिंज पड़ी हुई मिलती है। आपने तबाह कर दिया। अगर मैं बात कुरुक्षेत्र की करता हूं, कल नवीन जिंदल बोल रहे थे कि अब 4 इंजन की सरकार बनेगी। मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई। वो खुद 10 साल बाद यहां पे आए हैं। मतलब 4 इंजन पहले भी 4 थे। वो कहते प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, सांसद बनेगा, विधायक बनेगा। पहले भी इनके थे। या तो कहते 4 नहीं बनेंगे, 2 तो बदल गए, मुख्यमंत्री बदल गया, सांसद भी बदल गया, उम्मीदवार बदल गया इनका। अब ये कह रहे प्रधानमंत्री और विधायक भी बदलेंगे। इसका मतलब तो यही हुआ। कल के अखबारों में इसकी स्टेटमेंट छपी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल तक आप घूम रहे, इस प्रधानमंत्री ने जिसने आपके ऊपर 1,86,000 करोड़ रुपए का कोयला चोरी का आरोप लगाया, देश का सबसे बड़ा कोयला चोर आपको बताया, आज बीजेपी वाले आपसे पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री आपको कोयला चोर का राम कोहिनूर कैसे बनाए, चोर से सिपाही कैसे बनाए। जब बाढ़ आई तो आप कहां थे, जब कोरोना आया तो कहां थे, किसी की शादी में नहीं आए, किसी की मौत के पास नहीं आए, आपने किसी को फोन नंबर नहीं दिया। आज बात का हक नहीं बनता यहाँ पे आने का। मैं पूछना चाहता हूं, आज पूरा का पूरा कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट मांगता है। बहुत शर्म की बात है, 10 साल ये सांसद रहे, इनके पिताजी 5 साल सांसद रहे, और अब जो मुख्यमंत्री है वो यहां से सांसद रहा। एक भी पूरे जिले के अंदर लड़कों का सरकारी कॉलेज नहीं बना तक बच्चों को पढ़ने के लिए। क्या बात है ये। यूनिवर्सिटी के अंदर तो ऑल इंडिया रैंकिंग जाती है, यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए कहां जाए। यहाँ के हॉस्पिटल की हालत खराब है। केवल 100 बेड का एक सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें MRI की मशीन नहीं है, दवाइयां नहीं मिलती, डॉक्टर नहीं मिलते, कई बार एक्सरे मशीन भी खराब हो जाती है, पैरासीटामोल तक की गोली यहाँ पे मिलती नहीं है। आपने शिक्षा और चिकित्सा की हालत को खराब करके रखा हुआ है। आपने कई कई घंटे के बिजली के कट लगाते हैं और बिजली महंगे बिजली के बिल देते हैं। आप जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, हम काम की राजनीति करते हैं। हम दुनिया के सबसे बढ़िया स्कूल बनाते हैं, सबसे बढ़िया दुनिया के कॉलेज बनाते हैं, सबसे बढ़िया हॉस्पिटल बनाते हैं, बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, महिलाओं को बस यात्रा फ्री देते हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री देते हैं, हर महिला को 1,000 रुपए महीना देते हैं, और उसके बाद भी 8,400 करोड़ रुपए कमा के सरकार के खजाने में जमा कराते हैं। आप कुछ नहीं करते, ना बिजली देते, ना पानी देते, ना नौकरी देते, नशा फैलाते हो, और 50,000 करोड़ रुपए सालाना घाटा जाता है। मैं पूछना चाहता हूं पैसे किसको खाए, इसका हिसाब भी जनता लेगी। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, ना तो मैं नायब सिंह की तरह गायब सिंह बनूंगा और ना ही जिंदल की तरह गुम होऊंगा। आपका भाई बन के, आपका बेटा बन के, आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करूंगा। उनका टेलीफोन नंबर तो आपके पास नहीं होगा, मेरा लिख लो। एक ही टेलीफोन है मेरा, जब से हिंदुस्तान में टेलीफोन चले मैं बदलता भी नहीं नंबर। मेरा नंबर है 98-110 66-950। आप जब मर्जी फोन करें, आधी रात को फोन करें, मैं अवेलेबल रहूंगा। मैं ये तो वायदा नहीं करता आपका हर काम कराऊंगा, परंतु ये वायदा जरूर करता हूं कि मैं आपका हर काम करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर हर काम होना जरूरी नहीं होता, परंतु कोशिश होनी चाहिए। और मैं एक और वायदा करता हूं, आपकी आवाज बनके, हरियाणा की आवाज बनके, कुरुक्षेत्र की आवाज बनके देश की लोकसभा में जोरदार तरीके से बोलूंगा।
और अपने हिस्से का बजट यहाँ पे लाएंगे, इस क्षेत्र का विकास कराएंगे। आज मैं आपके पास वोट की अपील करने के लिए आया हूं। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आने वाली 25 मई को झाड़ू का बटन दबा के मुझे आशीर्वाद दें। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपके गांव का ये बेटा विष्णु सारण वॉलीबॉल में नेशनल गोल्ड मेडल जीत के आए नेपाल में। इसके लिए सभी तालियों से मारा जाए, उधर मारा दे, कितना ही मारा पाओ। बहुत शुभकामनाएं। बहुत खुश। सामने टीवी वाले माने दो भाई, ये न्यूज 18 वाले आए। बहुत बहुत